जेनोग्राम में मैंने अभी आपको बताया कि अगर कुछ इस तरीके का जो ट्रायंगल्स बने होते हैं उससे मैंने कहा कि गर्भावस्था से बेसिकली डिनोट किया जाता है ना। मैंने आपको ये चीज़ अभी अभी बताया है और आपने अच्छे से देखा भी है, ठीक है ना। बट ध्यान रहे कि इस ट्रायंगल वाले में ना आप उसको डार्क मत करिएगा। अगर आप डार्क कर देंगे इसे तो ये आपको बताएगा कि ये गर्भावस्था का, ठीक है, यानी प्रेगनेंसी बताएगी ये आपका, ठीक है। ये सॉरी, अगर आप डार्क कर देंगे तो डार्क ये डार्क नहीं रहेगा। डार्क वाली परिस्थिति में फिर से बता रहा हूँ, ध्यान सुनिए। अगर ये इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है, इस तरीके से, तो ये बेसिकली आपका प्रेगनेंसी है। यदि इस तरीके से बना है और ये डार्क हो गया है अब आपका, ठीक है, तो इसको ध्यान सुनिए, इसे हम लोग कहेंगे इंडेक्स व्यक्ति। इसे बनाएंगे हम लोग इंडेक्स व्यक्ति, इंडेक्स, है ना। अच्छा आपने दिया था इंडेक्स व्यक्ति। ये आप लोग ध्यान रखेंगे इसके बारे में थोड़ा सा। सोशल वर्क में ये जो जेनोग्राम है बेसिकली, जो इंडेक्स व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ, जिसके हम लोग इसे इंडेक्स व्यक्ति के अलावा ना इसको आइडेंटिफाइड क्लाइंट भी बोलते हैं, दो नाम बोलते हैं। ये वो व्यक्ति है जिस पर अध्ययन या केस वर्क केंद्रित है, जिस पर अध्ययन और या स्टडी आप बेसिकली कर रहे हैं या मेन चीज़ है। तो कई जेनोग्राम चार्ट में, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कई जेनोग्राम चार्ट में इंडेक्स व्यक्ति को त्रिकोण या विशेष चिन्ह से दर्शाया जाता है। त्रिकोण या कोई विशेष चिन्ह से दर्शाया जाता है ताकि सदस्यों को अलग से पहचाना जा सके उसमें कि भाई हाँ यही व्यक्ति है आमतौर पर, है ना। और उसमें भी देखो मृत्यु को लेकर उन्होंने एक चीज़ दिखाया है वहाँ पे, वो क्रॉस के रूप में आ जाएगा आपका, है ना। मृत्यु के रूप में क्रॉस हो जाएगा। अज्ञात के रूप में देखो, अज्ञात जेंडर है वहाँ पे बेसिकली। तो जो मैंने भी ऊपर आपको एक चीज़ और बताया था, यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ये डायमंड, ठीक है, डायमंड वाला जो पालतू जानवर पैटर्न में है, ठीक है, पालतू जानवर पैटर्न में डायमंड। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर डायमंड में आप क्या करिएगा, ये ब्लैंक रहेगा, लेकिन यही अगर मैं आपको फील कर दूंगा इसी को, ठीक है, तो यह अज्ञात लिंग हो जाएगा। यह आपका दूसरा ऑप्शन अज्ञात लिंग हो जाएगा, ये दूसरा वाला, है ना। और एक आपका उसमें डाला गया है दूरस्थ को लेकर, है ना, दूरस्थ को लेकर डाला गया है। दूरस्थ का मतलब मैंने अभी आपको एक लाइन खींचा होगा, यहाँ पे ऊपर मैंने आपको दिखाया है, वो सही है आपका दूरस्थ। ऊपर दिखा देता हूँ एक बार, विवाह, एक दूरस्थ के लिए ना लाइन खींचा जाता है, मैं दिखा रहा हूँ, रुक जाओ। ये देखो दूरी, दूरस्थ, है ना। इस पैटर्न में आप लोग इसको दूरस्थ बना सकते हैं, ठीक है, मतलब डॉटेड लाइन एक प्रकार से कह लीजिए, या आप इसे टूटी हुई लाइन कह लीजिए दूरस्थ को, ठीक है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस पैटर्न को, ठीक। बाकी वही चीज़ है, ठीक है। बहुत बढ़िया किया सिराज, आपने यहाँ पे दे दिया, और उम्मीद करता हूँ शायद आप समझ भी गए होंगे अब, है ना। तो ये इंडेक्स व्यक्ति जो होगा वो बेसिकली आपका फील होगा। फील का मतलब उसमें डार्क कर दिया जाता है उसको, ठीक है। चलिए सवाल। लेकिन सर मेरे पास जो आपका भेजा हुआ पिछले बार का नोट्स है, उसमें हाँ इंडेक्स सर्कल और डबल उसके एक और सर्कल बनाया जाता है, उससे भी शो किया हुआ है, उसमें इंडेक्स पर्सन लिखा देखो, हुआ है। अलग अलग किताबों में बेसिकली अलग अलग तरीके से नहीं, आइडेंटिफाई। आप ही का नोट्स है सर। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, देख लेंगे, हो सकता है कुछ चीज़ें उसमें रही होंगी, है ना। परंतु आप ध्यान रखिएगा, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया है ये वाला फोकस करिएगा। अभी अभी जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है ना, ये वाला पेज पर ठीक है, थैंक यू सर। करिएगा, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। जो अभी भी हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया है, ये वाला और इंडेक्स व्यक्ति वाला, इस पर फोकस करना आप लोग। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 30 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है। 30 शायद डन हो चुका है ना, आई थिंक, बताओ। हो गया था सर 30। 30 हो गया है, चलिए फिर।
तो फिर हम लोग बात कर लेते हैं जुलाई 2018 का क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है भाई, ये सवाल हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए एक बार अपने विचार यहाँ पर प्रकट करें। ठीक है, क्या होना चाहिए इस सवाल के जवाब में, प्लीज चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 31, जवाब नहीं आ रहा आप लोगों का। सर थर्ड प्रक्रियागत न्याय प्रतिकारात्मक या सुधारात्मक, इन दोनों में से एक लग रहा है। अच्छा, दोनों में से एक लग रहा है। आपका जो प्रतिकारात्मक न्याय है ये विकल्प सही है। देखो, प्रतिकारात्मक न्याय का जो मूल सिद्धांत है, जैसा अपराध वैसा दंड। इसका मतलब ये जैसा अपराध है ना, वैसा दंड है कि नहीं। तो इसमें दंड को नैतिक रूप से उचित और अपराध के अनुपात में माना जाता है। यह सिद्धांत आपराधिक कानून में लागू होता है। तो आपराधिक कानून के अंतर्गत न्याय का सिद्धांत बताइए अपराध के प्रति नैतिक रूप से स्वीकार और अनुपातिक दंड पर विचार कर रहा है। ठीक है, तो जैसा अपराध वैसा दंड, वही है प्रतिकारात्मक न्याय। सुधारात्मक न्याय क्या होता है कि अपराधी के सुधार और पुनर्वास पे केंद्रित होता है। सिंपल बात। ठीक है, जो है वितरणकारी न्याय क्या होता है, संसाधन और लाभ के समान वितरण से होता है, वितरणकारी न्याय। प्रक्रियागत न्याय क्या होता है कि न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता से संबंधित होता है, वो प्रक्रियागत न्याय होता है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 31 का विकल्प जो जाएगा वो 4 विकल्प आपका सही होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32, किसके द्वारा साक्षात्कार के दौरान साक्षात्कार निर्देशिका का उपयोग किया जाता है। सेकंड साक्षात्कार, सेकंड इंटरव्यू। बिल्कुल, देखो यही है, साक्षात्कारता के द्वारा। ये आसान सवाल था, एक दो सवाल इतने इजी मिलेंगे कि आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे। निःशक्त व्यक्ति के अधिकार अधिनियम 2016 में कितनी प्रकार की दिव्यांगताओं के बारे में चर्चा किया गया है। 21। ये भी आसान सवाल था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 34। ठीक है, सवाल कहता है कि वर्ष 2017, ठीक है, वर्ष 2017 कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में भूखमरी की गंभीर स्थिति वाले देशों में भारत का डैश रंग के देश के स्थान पर रखा गया है। बताइएगा जरा सवाल का जवाब एक बार प्लीज, क्या कहेंगे। अच्छा, ये सवाल 2018 का है, इसलिए 2017 में पूछा गया था। अब आप सोचिए कि 2025 में पेपर होने वाला है। ठीक है, 2025 में पेपर होगा, तो क्या ये सवाल बनेगा? नहीं ना, नहीं। तो रिसेंटली का बनेगा ना, अब तो है ना। अब ये चीजें रिसेंटली की बनाई जाएंगी, सिंपल सी बात है ना, है कि नहीं। चलिए कुछ चीजें आप जिक्र करते रहिए साथ साथ हमसे। मैंने कुछ पूछा है, कुछ तो रिप्लाई कर ही सकते थे आप। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ। देखो, इस प्रश्न के आधार पर अगर हम लोग तर्क देते हैं, ठीक है, 2017 का आधार पे, तो भारत को बेसिकली 119 देशों में से 100वां स्थान था। विकल्प में कहीं 100वां स्थान लिखा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये प्रश्न क्या हुआ था, ये प्रश्न हुआ था क्लेम। एक क्लास आप करिए, इस पर बेसिकली क्लेम हुआ था। ये बात मैं कर रहा हूँ कब, 2017 के, है ना भाई, ध्यान रखिएगा। आज भारत की अगर हम लोग बात कर रहे हैं वर्ष 2025 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट, तो भारत 123 देशों में से जानते हैं 102वें स्थान पर भूखमरी की गंभीर स्थिति में रखा गया है। 102। ठीक है, तो इस समय 102 है, और 2017 में जो पूछा गया था वो था 100वां। विकल्प में कोई नहीं था, तो इसलिए इस प्रश्न पर स्टार देकर सभी बच्चों को कॉमन अंक दिया गया था। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति वर्ष डैश में अंगीकार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 2006। क्या बात है, 2006
2006 बता रहे हैं। और भी कोई बालक जो अपने विचार प्रकट करना चाह रहा हो? 2006 सर। चलो ध्यान से 2008। 2008 एक विकल्प थोड़ा सा डिफरेंट आया है। चलो मैं बताता हूँ, ध्यान सुनिएगा। देखिए सवाल यह है कि भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति का वर्ष की बात किया है आप लोगों से। भारत सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति नेशनल पॉलिसी फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी को वर्ष 2006 में अंगीकार किया है। विकल्प आपका बी करेक्ट जवाब होगा। दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार की सुरक्षा की बात, समान अवसर, पूर्ण भागीदारी, समावेशन सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा एक्सेट्रा इत्यादि चीज़ों पर दिव्यांग व्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, उस परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग बात करते हैं तो अंगीकार 2006 में किया गया है। विकल्प आपका सेकंड सही माना जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। तो जो 2006 में सर कन्वेंशन हुआ था ना? क्या हुआ था सर कन्वेंशन था 2006 का शायद यूनाइटेड का। नहीं नहीं नहीं, कन्वेंशन यहाँ आपको भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति की बात मैं कर रहा हूँ। अभी आप लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और उसमें उसी में देखोगे तो कुछ मैंने नीतियों के बारे में भी बात किया है आप लोगों से, है ना जी। वो आप जरूर ध्यान रखिएगा 2006 का वर्ष, ठीक है भाई। अन्यथा किसी और विकल्प पे जाएंगे तो आपका वो गलत हो सकता है, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को लेकर कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति को किस वर्ष में अंगीकार किया गया। क्वेश्चन नंबर 36 सर 2014 2017 भाई आप लोग गलत कर रहे हैं क्या? 2014 सर। हाँ 2014 मानसिक वाला 2017 में है। मैंने कहा कि जब आपके सवाल में बनाएगा मानसिक स्वास्थ्य देखभाल वाला किसका वाला? देखभाल का वाला हाँ, वो तो उस प्रक्रिया में 2017 मतलब हाँ जी सर, ये 2014 सर। हाँ, तो जब देखभाल होगा तब आप इसको बताइएगा 17, अन्यथा आप लोग लगाइएगा कि वर्ष 2014 में अंगीकार किया गया था इसको मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में, ठीक है। और मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के परिप्रेक्ष्य में अगर चर्चा होगी तो आप 2017 लगाइएगा, और राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति की बात करेंगे अंगीकार के रूप में 2014 लगाइएगा। तो दोनों सवाल में लगभग बच्चे 50-50 का रेशियो रहा है भाई। और मैं चाहूँगा कि दोनों चीज़ें आप लोगों को साथ कम पता है, फिर भी मैं कहूँगा कि ध्यान रखो दिव्यांग बच्चों की राष्ट्रीय नीति 2006 और मानसिक स्वास्थ्य नीति याद रखिए 2014 और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल नीति याद रखिए 2017, ठीक है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, ठीक है। नेशनल मेंटल हेल्थ आपने प्रोग्राम का नाम सुना होगा, जानते हैं ना? नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कब आया था? 1982। वेरी गुड, बहुत बढ़िया 1982 यानी 1982 में आया था, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए ये अगला सवाल हमारे सामने है ना, इस सवाल पे भी थोड़ा सा फोकस करना है आप लोगों को भी। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने आ चुका है 37 नंबर का सवाल, ठीक है। अच्छा ये तो 2011 का है, ठीक है। सवाल तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं 2018 में ये प्रश्न पेपर है और 2011 का पूछ लिया था। हो सकता है ये प्रश्न बनाया भी सकता है, रिपीट हो सकता है, पूछ सकता है आपके नॉलेज के बेस पर। तो फिर भी आप बताइए कि 2011 की जनगणना में अनुसूचित जाति अच्छा आप कह रहे हैं कि 16.6% और 8.6%। जी सर। चलो फिर ठीक है, अनुसूचित जाति के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, ठीक है, सही बताया आपने। तो यहाँ पे भारत की 2000 जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति में आप 16.6 लगाइएगा, और अनुसूचित जनजाति के दृष्टिकोण से अगर हम लोग बात करेंगे आप लोगों से तो 8.6% आप लोग लगाने का प्रयास करिएगा। वर्तमान समय में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के लिए ये 2011 की जनगणना के आंकड़े को ही लागू किया जाता है। तो मैंने इसीलिए बोला है कि आपकी जानकारी के लिए ये 25 में भी सवाल बन सकता है, ठीक है। 2025 में भी ये सवाल बना सकता है, तो भी वही चीज़ें रहेगी, 2011 का ही परिप्रेक्ष्य रहेगा, ठीक है। सर कि 11 के बाद तो जनगणना हुई नहीं ना सर। वेरी गुड हाँ जी सर। अभी सर्वे का पैटर्न केवल हुआ था। जी सर।
बात करते हैं एक प्रबंधक किसको छोड़कर हस्तांतरित कर सकता है। अच्छा भाई, अच्छा सवाल है, फिर भी जवाब तो चाहिए आपको, बताएं। सर थर्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जी, उत्तरदायित्व। एक प्रबंधक किसको छोड़कर हस्तांतरित कर सकता है, जैसे प्राधिकार, कार्यभार, विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए बैठकों में उपस्थिति। ये 3 पार्ट तो बहुत ही मेन पार्ट है, जो क्रियाएं बेसिकली मैनेजमेंट को दर्शा सकती हैं, है ना। मतलब एक प्रबंधन क्या क्या हस्तांतरित कर सकता है उस पर पेज में। परंतु आपने अभी अभी मुझसे कहा कि प्रबंधक रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी उत्तरदायित्व को हस्तांतरित नहीं करता है। तो प्रबंधन में 3 बातें ही ध्यान रखना होता है। एक तो अथॉरिटी का मतलब क्या, किसी कर्मचारी को विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए बैठक में भेजना, ये काम कर सकता है। दूसरा आता है कार्यभार, मतलब वर्क यानी ड्यूटी यानी हस्तांतरित किया जा सकता है। भाई ड्यूटी होती है ना, इधर उधर आप बदल सकते हैं। और एक अगर हम बात करते हैं आप लोगों से विभाग का प्रतिनिधित्व के लिए बैठक की उपस्थिति के परिपेक्ष में, तो वो भी क्रियाएं बेसिकली बनाई जा सकती हैं, लेकिन ये उत्तरदायित्व तो नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। कालात्मक का ठोस साक्ष्य डैश शोध विधि से प्राप्त होता है। भाई ये तो आसान सवाल है, क्वेश्चन नंबर 39। एक्सपेरिमेंटल, यार ये एक शब्द में जहां कारण शब्द आता है, क्यों? एक्सपेरिमेंटल, प्रयोगात्मक। जब भी कोई चीज आती है, कारण। मैंने आपको बता भी रखा, ये ट्रिक है। कुछ चीजें तो तुरंत ना सवाल के जवाब आपको पता हो जाना चाहिए, तुरंत प्रश्न पढ़ो आंसर तुरंत। और ये बहुत रिसर्च में बहुत फेमस शब्द है ये। कालात्मक का ठोस साक्ष्य डैश शोध विधि से प्राप्त होता है, तो वो होता है प्रयोगात्मक। और मतलब इसमें एक ही बात होती है। कार्यात्मक का मतलब क्या होता है भाई, कारण और परिणाम का ठोस विश्वसनीय साक्ष्य किस शोध विधि से मिलता है। तो सिंपल सी बात है, एक्सपेरिमेंट से मिलता है। ठीक है, ये चीजें। अब संबंध थोड़ी ना बनेगा, केवल संबंध बताता है। अच्छा, ये संबंध किसको बताएगा भाई, संबंध बताने के प्रयास। हाँ, यहाँ पे कारण चीजों को लेकर, प्रभाव को लेकर डाल सकता है, लेकिन हमें साक्ष्य तो यही देगा ना, एक्सपेरिमेंट के माध्यम से ही मिलेगा। कालात्मक, तुलनात्मक एक शब्द बन रहा था आपके मस्तिष्क में। कारण का अनुमान और ठोस प्रमाण नहीं बन सकता जब तक हम बेसिकली उसके आधार पर कोई साक्ष्य प्रकट ना करें। लेकिन मानव जाति शास्त्र की बात करें तो ये वर्णात्मक और गुणात्मक अध्ययन का पैटर्न है ये। ठीक है, इसे आप नोट कर लो, वर्णात्मक और गुणात्मक अध्ययन का पैटर्न है ये। तो इसलिए विकल्प नंबर पहला ही सही जाता है इस सवाल का। देखो, परीक्षा में बुजुर्वा आजी और एक होता है श्रमिक, आपने नाम सुना होगा। हालांकि यहाँ तो एक ही शब्द दिया हुआ है। ये सवाल बहुत फेमस है, अभी ये 2022 या 23 में भी सवाल बनाया गया था एक बार। तो अब तो पता चल गया होगा कि नागरिकों का मध्य वर्ग जिन शास्त्रों से सामंतवाद को धराशाही कर दिया था, अब वही बुजुर्वा आजी उनके निशाने पर हो गए हैं। ये शब्द किसके हैं? कार्ल मार्क्स। बस यही चीज है कि सवाल समझते ही, क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूं आपको भाई, बुजुर्वा आजी जो शब्द है वो पूंजीवाद को रिलेट कराता है। अब पूंजीवाद है कौन? मालिक है। मालिक होता कौन है भाई? ठीक है, जो कंपनी या जो बेसिकली किसी लैंडलॉर्ड अगर पार्ट में देखा जाए तो वो ऑनर होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं, और उसी को कहा जाता है बुजुर्गवादी शब्द में। और एक श्रमिक होता है जो बेसिकली इन्हीं दोनों के बीच में जो संघर्ष का पैटर्न होता है, वर्ग संघर्ष का पैटर्न बनाया, वो कार्ल मार्क्स ने बनाया। और ये शब्द ही कार्ल मार्क्स का है। ये शब्द याद रखिए, संघर्ष शब्द याद रखिए, ठीक है, ऐतिहासिक द्वंद्ववाद याद रखिए। ये सब शब्द जो है कार्ल मार्क्स के फेमस शब्द हैं। कर्मचारी सशक्तिकरण पद का क्या, थोड़ा आसान सवाल है फिर भी, लेकिन यहाँ पर आपको सारे विकल्प पढ़ने पड़ेंगे इस सवाल के लिए। इस सवाल के लिए सारे विकल्प आपको पढ़ने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, सही विकल्प का चुनाव करें। सर फर्स्ट, कर्मचारियों को अधिक सजा और नीति निर्धारण शक्ति देने की प्रक्रिया, एक प्रक्रिया। बिल्कुल, आपका मानना है कि कर्मचारी सशक्तिकरण पद का अर्थ में कर्मचारियों को अधिक स्वायत्तता और नीति निर्धारण शक्तियां देने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, आपने सही जवाब दिया। कर्मचारी निर्णय का अर्थ ही मैडम होता है कि कर्मचारियों को निर्णय लेने की शक्ति देना, जिम्मेदारी और अधिकार को सौंपना, यही कर्मचारी सशक्तिकरण का पैटर्न है।
और उन्हें अपने काम के लिए या उन काम से जुड़े जो भी मामले हैं उन मामले में एटोनॉमी का मतलब होता है स्वायत्तता प्रदान करता है। तो इससे कर्मचारी की क्या होती है, प्रेरणा, रिस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी यानी उत्तरदायित्व और कार्य क्षमता बेसिकली उसकी बढ़ जाती है। ठीक है, और ये पॉजिटिव शब्द है। तो कर्मचारी सशक्तिकरण पद का मीनिंग स्वायत्तता और नीति निर्धारण शक्तियां देने की प्रक्रिया होती हैं। विकल्प पहला ही सही है, करेक्ट जवाब है पहला। मैस्लो की मानव आवश्यकता का सिद्धांत या उसके संबंध में त्रिकोण मतलब पिरामिड का नाम तो सुना होगा इस तरीके से, त्रिकोण। तो ये जो शब्द आया बेसिकली ये तो 1943 में आया है कि नहीं, मोटिवेशन थ्योरी जी सर। उन्होंने बेसिकली हारे की थ्योरी प्रतिपादित किया। तो आप बताओ इन त्रिकोण में क्या दर्शाया गया था? सर सुरक्षा हाँ और संरक्षा। हाँ बस यही शब्द सुरक्षा और संरक्षा की अगर हम बात करते हैं तो विकल्प नंबर आप थर्ड को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42 में सी वाला विकल्प, तो ये आपका सही बन जाएगा। क्योंकि नए कार्य चुनौती को लेकर इसने बात ही नहीं किया। आप देखो पहला मनोदैहिक वाला आ जाएगा, सुरक्षा संरक्षा आपका दूसरा वाला बन जाएगा, तीसरा सामाजिक वाला बन जाएगा, फिर उसके बाद सम्मान का बन जाएगा, फिर लास्ट वाला आत्मसिद्धि बन जाएगा। 5 स्टेप तो बात किया। अब सवाल इसने दूसरा स्टेप को कुछ इस तरीके से लिख दिया कि संरक्षा सुरक्षा निम्न श्रेणी में आता है। और मैंने बोला भी है आपको कि शारीरिक वाला और संरक्षा वाला ये निम्न स्तर का होता है, और ऊपर का जो 3 होता है वो कौन सा स्तर होता है, वो उच्च स्तर का होता है। पता होगा, मैंने पढ़ाया है, आपको बताया ये सब। जी सर। ठीक है, तो ये देखो साफ शब्द में इस तरीके से लिखा भी है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आपका जो विकल्प है वो तीसरा वाला ही सही जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ रुख करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 पर। आसान सवाल है बट ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है, यहाँ कोई फैक्ट इससे नहीं जुड़ा हुआ है ना। चलिए अपने राय व्यक्त करेंगे फिर मैं आपको जवाब बताऊंगा। सर मॉडल बोल रहे हो। क्वेश्चन नंबर 43 में आपने पढ़ा कि कहा कि किसी संरचित रूप से एक क्रिया के संगठित रूप को किस नाम से जाना जाता है। आसान सवाल है और विकल्प भी आपने आसानी से चुन लिया, मॉडल। मॉडल का मतलब क्या होता है? मॉडल का मतलब होता है किसी क्रिया या प्रक्रिया। अब प्रक्रिया तो लिखा नहीं है, क्रिया लिखा हुआ है। तो किसी क्रिया या प्रक्रिया को संरचित, और संरचित का क्या अर्थ बनता है? संरचित का अर्थ बनता है स्ट्रक्चर से, और संगठित रूप से प्रस्तुत करना मॉडल कहलाता है। मॉडल किसी कार्य के ढांचे, चरण या आपसी संबंध को दिखाता है मॉडल। ठीक है ना। मॉडल का प्रयोग कहाँ होता है? केस वर्क में, संचार में, विकास की प्रक्रिया में, इत्यादि जगहों पर भी प्रयोग किया जाता है। परंतु अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर प्रत्यक्षीकरण क्या है? बिल्कुल बताऊंगा। प्रत्यक्षीकरण मैडम अमूर्त बातों को दृश्य बनाता है। अमूर्त बातों को दृश्य बनाता है। मैंने बोला एप्पल, है ना। अगर अब आपके सामने अगर एप्पल नहीं तो आपके मस्तिष्क में चित्र बन गया एप्पल कैसा होता है। वही वो जो मस्तिष्क में आपका जो चीजें थी, जो दृश्य बना आपके मस्तिष्क में अमूर्त बातों का, ठीक है, वो क्या है? अप्रत्यक्ष, वो उसे बोलते हैं प्रत्यक्षीकरण। मैंने कहा कौशल। कौशल क्या है? व्यक्ति की क्षमता, एबिलिटी, स्किल कहलाती है। फिर विधि क्या है? कार्य करने का तरीका होता है। और वो ये तरीका तो है, लेकिन ये मत कहिए इसको कि ये स्ट्रक्चरल मेथड है। तरीका है, बेहतर है, लेकिन ये संरचित नहीं है। ठीक है, मेथड। तो ये बात ध्यान रखिएगा। सही ऑप्शन चुना है आपने ए। क्वेश्चन नंबर 44, सामुदायिक संगठन में सामुदायिक परिषद को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं होगा? ये सवाल बताओ। कोष जुटाना। कोष जुटाना, अच्छा जी। कोष तो आप समझ ही रहे होंगे बेहतर तरीके से। मेरा कहने का जो अर्थ यहाँ पर दर्शाया जा रहा है कि सामुदायिक संगठन में सामुदायिक परिषद का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं होगा, क्वेश्चन नंबर 44 में, तो आपने कहा कोष जुटाना। चलो सुनिए, बेसिकली इसके अंतर्गत इसको आपने नाम सुना, फंड रेजिंग का नाम सुना? फंड रेजिंग। जी सर। फंड रेजिंग बेसिकली क्या करता है? देखो कम्युनिटी से भी चीज़ें हैं, बट यहाँ थोड़ा सा बहुत ही बारीकी से सवाल को समझना है। पहले मैं आपको समझाता हूँ। कहा कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में एक होता है कम्युनिटी काउंसिल, ठीक है। सामुदायिक संगठन में एक होता है सामुदायिक परिषद का प्रमुख काम। तो प्रमुख कार्यों के
अर्थों में अगर हम बात करते हैं तो ये फंड रेजिंग जुटाने का काम नहीं करता है। पहली बात, समुदाय एजेंसी के लिए आर्थिक संसाधन एकत्र करने पर इसका रोल नहीं होता है। तब आप सोचेंगे सर इसका क्या रोल होता है, ठीक है, बट याद रखिएगा ये फंड जुटाने की बात मैं कर किसके अकॉर्डिंग रहा हूं, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिटी काउंसिल की बात कही गई है। बट कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, बहुत पार्ट होता है, परंतु उन दृष्टिकोण में कोष जुटाना जरूरी भी होता है, उनमें होगा, बट कम्युनिटी काउंसिल में परिप्रेक्ष्य में नहीं होगा, ठीक है, इसमें नहीं होगा। आप कह सकते हो कि तथ्यों को प्राप्त करना इसमें हो सकता है, सार्वजनिक समझ को बढ़ावा देने का पार्ट इसमें होता है, क्रियाकलापों को कोऑर्डिनेट करने में भी इसका कार्य होता है। फंड रेजिंग के अंतर्गत ये प्रमुख कार्यों के रूप में नहीं आएगा, ये चीज़ ध्यान रखिए। लेकिन आपको अगर बताएं, कुछ जगह पे अगर आप डिबेट करना बैठ जाओगे तो उस परिप्रेक्ष्य में ये चीज़ें बन भी जाएंगे। भाई बिना कम्युनिटी में मान लो अगर आप कोऑर्डिनेट कर रहे हो, पब्लिक अंडरस्टैंड यानी पब्लिक को बेसिकली चीज़ों को समझाने का भी प्रयास कर मतलब सार्वजनिक समझ पे बात कर रहे हो आप, है ना, तो उस दृष्टिकोण में कुछ लोग कहेंगे भैया फंड रेजिंग का भी कार्य हो सकता है। बट मैं आपको बता देता हूँ कि फंड रेजिंग कम्युनिटी काउंसिल का पार्ट नहीं है, फंड रेजिंग लेकिन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। बस इतना चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनेगा, ये चीज़ बनेगी। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही है। सेवार्थी और कर्ता के संबंध में बताइए, इन दोनों के बीच के संबंध में अनिवार्य अच्छा सर सवाल। उद्देश्यपूर्ण, ओके, उद्देश्य पूर्ण व्यक्तिगत तो हो नहीं सकता, सामाजिक बेसिकली क्या गोल का पार्ट कर देगा ये, ठीक है। सहानुभूत वाले पैटर्न में भी अंतरण प्रत्यंतरण का पैटर्न बन जाएगा। अनिवार्यता रूप में हमारा टारगेट क्या बनना चाहिए, उद्देश्यपूर्ण बनना चाहिए, जो हमने गोल लिया। ओ मैडम, क्या हो गया भाई, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। सामाजिक आकस्मिकता के विरुद्ध संरक्षण बताइए, क्वेश्चन नंबर 46। अगर हम बात करते हैं सामाजिक आकस्मिकताओं के विरुद्ध संरक्षण की बात, तो क्या बन सकता है, सवाल है आपके। सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, चलो जरा इस पे कुछ टिप्पणी डालोगे मैडम, क्या चीजें बन सकती है, थोड़ा सा हम आपके विचार भी जानना चाहेंगे कि किस आधार पे आपने सामाजिक सुरक्षा का चुनाव किया। चलो अच्छा मैं बताता हूँ फिर। सामाजिक आकस्मिकताओं के विरुद्ध की बात हुई, मतलब आप ये कह सकते हो कि इस सामाजिक आकस्मिकता में बीमारी, बेरोजगारी, वृद्धावस्था, दिव्यांगता, मातृत्व, दुर्घटनाएं, ये मैंने कहा प्रोटेक्शन के बारे में, ये इनमें मैंने संरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था को लेकर मैंने बात किया। तो जब मैं प्रोटेक्शन या मैं संरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की बात कर रहा हूँ तो वो सामाजिक सुरक्षा ही तो कहलाएगी। अब सामाजिक आकस्मिकता के विरुद्ध संरक्षण, तो सिंपल बात है सामाजिक सुरक्षा। अब आपके मस्तिष्क में छप जानी चाहिए वो बातें कि सामाजिक जो है आकस्मिकता होती क्या है, तो वो बीमारी, बेरोजगारी, वृद्धावस्था, दिव्यांगता, दुर्घटना, ये होती है। अब इन्हीं के विरुद्ध में आपको संरक्षण की बात होगी तो वो सामाजिक सुरक्षा की बात करता है, सही विकल्प है ये। समाज कल्याण नहीं हो सकता, समाज कल्याण व्यापक अवधारणा है, विशेष रूप से संरक्षण ही नहीं है, ये व्यापक कॉन्सेप्ट है। ये समाज सेवा सेवात्मक गतिविधि है, ये एक्टिविटीज एक प्रकार का है। समाज कल्याण सेवा क्या है फिर, सहायता कार्यक्रम पर आकस्मिकता से सुरक्षा बिल्कुल भी नहीं करता, ये वेलफेयर सर्विसेज का पैटर्न दर्शाता है। सही विकल्प तो ऑप्शन नंबर आपका 4 ही माना जाएगा। देखिए मैं बता दूं, मानव विकास रिपोर्ट में बेसिकली कुछ विशेष मुद्दे रखे गए थे और कई वर्षों का पैटर्न रहा था, कई दृष्टिकोणों में भी देखने को मिला भी था ये। तो सवाल ये बनाया गया कि किस वर्ष मानव विकास रिपोर्ट सांस्कृतिक भिन्नताओं पर बेसिकली बल दिया था, ये आपको जवाब बताना है। अब यहाँ 1999 से ही स्टार्ट हुआ था ये पैटर्न, 1999 से ही स्टार्ट किया गया था ये पैटर्न। अब आपको ये चीज़ बताना है, सुनो, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा रखा है, आप चाहो तो वहाँ से जाके देख भी सकते हो, PDF में है ना, कंटेंट में मिल जाएगा। तो देखो मानव विकास रिपोर्ट में जो सांस्कृतिक अगर हम बात करते हैं भिन्नताओं को लेकर तो 2004 का है। और ये जानते हो UNDP की
एक विषय का पैटर्न रहा है जहाँ सांस्कृतिक स्वतंत्रता और भिन्नताओं पर विशेष बल दिया था, बल्कि मानव विकास को सशक्त बनाने के माध्यम बनाया गया था। लेकिन 2002 में जानते हो लोकतंत्र और मानव विकास था। 2002 में लोकतंत्र और मानव विकास था। 2003 में जानते हो क्या था? सहस्त्राब्दी का नाम सुना है? MDG का नाम सुना है? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, ये था 2003 में, ठीक है। और 2006 में क्या था? जल संकट, वाटर क्राइसिस बोला जाता है इसको, जल संकट था, ठीक है, जल संकट था। फिलहाल इस प्रश्न का विकल्प जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम समाज सेवा को परिवर्तित का मतलब चेंज कर जरूरतमंद लोगों की ओर पहुंचाता है? सवाल ये है, जवाब आपको बताना है। मूल आवश्यकता उपागम। क्वेश्चन नंबर 48 का आपने जवाब दे रहे हो फर्स्ट वाले को, ठीक है। मैं बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 48 का, अगर आपने मूल आवश्यकता उपागम को प्राथमिकता दिया है, बेसिक नीड अप्रोच पर बात किया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे समाज सेवा को परिवर्तित करके ज़रूरतमंद लोगों की ओर पहुँचना है, जो नीडी है, जिनको ज़रूरत है, तो ये मूल बेस या मूल नीड होता है ना, बेसिक होता है। अच्छा, अब आपको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, समाज सेवा को लिए परिवर्तित करके सीधे ज़रूरतमंद को क्या पहुंचाना है? भोजन, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छ जल इत्यादि, ऐसे बहुत सारे पार्ट हैं। तो उस क्रिया को हम लोग मूल आवश्यकता उपागम बोलते हैं, और यही है, यही मूल है, यही बेसिक है। परंतु संगठित उपागम नहीं होगा, क्यों? क्योंकि प्रशासनिक और संरचनात्मक व्यवस्था पर बात करता है ये। सामंतवादी उपागम भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि समानता पर बल देता है। सेवा परिवर्तन की कोई विशेष रणनीति होती ही नहीं है। पूर्णतावादी की बात करता हूँ तो समग्र विकास की अवधारणा है ये, लक्ष्य सेवा पहुँच नहीं है ये, क्योंकि ये समग्र है, ये पूर्णतावादी उपागम है, ये समग्र विकास की अवधारणा है। इसलिए यहाँ विकल्प जो बनेगा वो पहला वाला विकल्प बनेगा। क्वेश्चन नंबर 49, काई स्क्वायर की गणना किया गया मान है? सदैव सकारात्मक। ओके, अच्छा भाई, मुझे ऐसा लग कि मैं एक ही बच्चे को पढ़ा रहा हूँ। ममता बोल रही हो आप? कौन बोल रहा? चंचल। चंचल, वेरी गुड। पहले तो ममता बोलती थी, आज वो भी नहीं बोल रही। चंचल, तो काई स्क्वायर की गणना किया गया मान क्या होता है? आपने अभी चंचल बताया मुझे, क्वेश्चन नंबर 49 का जो विकल्प होगा वो सदैव सकारात्मक, ठीक है। देखो, काई स्क्वायर का जो गणना की जाती है, ठीक है, हमेशा एक ध्यान रखिएगा, काई स्क्वायर का मान हमेशा 0 या उससे अधिक होता है। ध्यान रखिए, कभी नकारात्मक नहीं। मैंने यहाँ पे नोट कर रहा हूँ एक शब्द, कभी नकारात्मक नहीं, ठीक है। तो जब नकारात्मक कभी बोल दिया नहीं होता तो नाम डालकर सर्कल करके से इरेज कर दो, काट दो, क्रियाएं ऑटोमेटिक निकल के आ जाएंगी। ऑप्शन नंबर आपका, ठीक है, यही विकल्प बन जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट पहला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, एरिक बेक किससे संबंधित है? आसान सवाल है भाई, बता चुका हूं। कॉग्निटिव थेरेपी से आप कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 50 में। चलिए ठीक है, अगर आपने विकल्प बी को चुना है एरिक बेक के बारे में, तो सही विकल्प है ये आपका, ठीक है। चलिए मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे बताना, गेस्टाल्ट चिकित्सा किसके द्वारा दिया गया है? फ्रिट्ज पल्स के द्वारा दिया गया है, और इनकी पत्नी का नाम क्या था? लॉरा पल्स। चलो, सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा बताइए। सेवार्थी मतलब क्लाइंट सेंट्रल। कार्ल रॉजर्स। ओके, कार्ल रॉजर्स सर। और कार्य केंद्रित चिकित्सा बताइए सर। सर 1972 में सर रीड ने और उसकी वाइफ ने दिया था। हाँ, विलियम रीड। अच्छा, विलियम रीड 1972। अच्छा, ये किसने पल्लमैन बोला भैया, ये बताओ मेरे को पहले। हाँ, पल्लमैन गलत बोल रही हो भाई, ऐसे मत करो। एच पल्लमैन समस्या समाधान में आते हैं, उपागम में, है ना। पल्लमैन, अच्छा आपका लग रहा है, मुझे लग रहा है कि गेस्ट एक इन्होंने निदान का टाइप दे रखा है। निदान के प्रकार 3 तरीके के होते हैं, है ना, उसमें पल्लमैन का नाम आता है, तो वो पार्ट नहीं था ये, ठीक है भाई, निदान के प्रकार में।
समुदाय को निम्नलिखित में से कौन सा आधार नहीं है, कम्युनिटी का कौन सा आधार नहीं भाई, आसान सवाल है, बेसिक एकदम। सर समान राजनीतिक विचार। क्वेश्चन नंबर 51 ऑप्शन नंबर सी, समान राजनीतिक विचारधारा। और जब भी राजनीतिक शब्द आए तो ये आप हमेशा सर वो नेगेटिव मतलब गलत। नेगेटिव में ही काटना, ठीक है, यही सही जवाब है। अच्छा, एक पुरुष अपने गांव के भीतर विवाह कर लेता है, सॉरी भीतर विवाह करने से इनकार कर देता है, तो बताओ किसको प्रतिनिधित्व करेगा? सर गोत्र। बहिर्विवाह। बहिर्विवाह। बहिर्विवाह, ओके। सवाल समझ के करना, कोई बच्चा गोत्र भी बोला है, कोई बहिर्विवाह। सर सॉरी सर बहिर्विवाह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 में अगर हम बात आपसे कर रहे हैं, ठीक है, तो एक पुरुष अपने गांव के भीतर विवाह करने से इनकार कर दिया। अपने गांव में अगर कर लेता तो अंतर विवाह बन जाता। जी सर, मुझे लगा अंदर कर लेते हैं, इसलिए मैंने गोत्र बोला। भीतर, इसने कहा भीतर विवाह करने से इनकार कर दिया, चलो तो फिर जाहिर सी बात हमारे सामने अपोजिट वाला विवाह बन रहा है कि नहीं भाई? सिंपल बात है, अगर अपने वाले से बना कर दिया तो अपोजिट बन रहा है। तो अपने ही गांव के भीतर विवाह से इनकार किया तो इसका अर्थ ये बना कि अपने समूह के बाहर वो विवाह करना चाहता है, इसका मतलब यही है। तो बाहर का अर्थ मतलब हुआ बहिर्विवाह, ठीक है। अपने ही समूह, अपने जाति, अपने गांव में करेगा तो वो अंतर विवाह होगा। सामाजिक वर्ग की जो व्यवस्था है उसे हम वर्ण कहते हैं, है कि नहीं? अच्छा, आपने कुल का नाम सुना है? कुल, वंश? जी सर। हाँ, ये जो कुल और वंश की जो अवधारणा होती है, ये गोत्र से चीजें बनाई जाती हैं। इसको गोत्र का पैटर्न माना जाता है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है आपसे? किसको जननांकी के एक पिता के रूप में माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 53 भाई बता दीजिए एक बार जल्दी से। सर टीआर सेकंड। टीआर मालथस, ओके, सेकंड। और भी कोई बच्चे हैं जो अपने विचार थोड़ा सा दूसरी तरफ ले जाएं? पिता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 का सही विकल्प के रूप में ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। लेकिन एक बात और बता दूं, यहां एक नाम और आ रहा है आपको, गुलियार्ड का नाम, एचले गुलियार्ड का नाम, ठीक है। इन्होंने 1855 में डेमोग्राफी शब्द का वैज्ञानिक प्रयोग किया है, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। अर्थशास्त्र के जनक कौन है बता सकते हैं आप लोग? एडम स्मिथ। अच्छा, जनसंख्या सिद्धांत की बात करता हूं। जनसंख्या सिद्धांत के लिए अगर कोई प्रसिद्ध है जनसंख्या सिद्धांत के लिए, तो भी माल्थस का नाम याद रखिएगा जनसंख्या के लिए। और जननांकी के भाई एक पिता के पैटर्न में। अच्छा, डेविड ह्यूम का नाम बेसिकली क्या है? ये दार्शनिक में आते हैं, है ना, एक दार्शनिक है ये दार्शनिक है ना। तो फिलहाल इस प्रश्न का विकल्प आप दूसरे की तरफ लेके चलिए, दूसरा ही सही विकल्प होगा। माध्यिका का निम्नलिखित में से किसके द्वारा पता लगाया जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। होजाई वक्र, ओके। और भी कोई बालक जानते हुए क्या है, पता है? क्वेश्चन नंबर 54 में मैं बताता हूं क्या है। देखिए, यहां अगर आपने ओजाइक वक्र का नाम लिया है ना, ओगिव कर्व इसको कहा जाएगा, तो ये बेसिकली माध्यिका या मीडियन को ग्राफ द्वारा ज्ञात किया करने के लिए बनाया जाता है। बेसिकली इससे ना आपने, जैसे मैंने कहा 0 से 10, 10 से 20, ये क्लास इंटरवल बना रहा हूँ। क्लास इंटरवल को बोला जाता है वर्ग अंतराल बोला जाता है। 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये क्लास इंटरवल हो गया। फिर मैंने बनाया फ्रीक्वेंसी 5, 2, 7, 3, 2, ये मैंने बनाया फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को आवृत्ति कहा जाता है। इस तरीके का आप लोगों ने स्टैटिक्स वगैरह में पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स में या मैथ वगैरह में बेसिकली पहले आता था, अभी भी है, ऐसी बात नहीं है। तो ये आपके सामने माध्यिका है। ये अब आपसे बोला गया कि इस क्लास इंटरवल का मीडियन फाइंड आउट करो, ठीक है। सवाल क्या पूछा है कि माध्यिका को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पता लगाया जा सकता है। अब क्योंकि हमें माध्यिका पता लगानी है,
तो किसके द्वारा पता लगाएंगे? तो हम लोग ने यहाँ पे जानते हो CF बनाते हैं, एक CF फाइंड आउट करते हैं। CF को बेसिकली कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। इसको क्या बुलाता है? कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? ओजाइक। आप इसे बोल भी सकते हैं हिंदी में संचयी आवृत्ति कहा जाता है हिंदी में। और इसका एक दूसरा नाम भी है संचयी आवृत्ति को, ओजाइक वक्र। ओजाइक वक्र। तो ओजाइक वक्र कह लीजिए या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कह लीजिए या संचयी आवृत्ति कह लीजिए। ये फाइंड आउट होता कैसे है? तो ये जो फ्रीक्वेंसी में 5 है, 5 यहाँ पे रखिए और 5 और 2 कितना हो गया? 7, 7 और 7 कितना हो गया? 14, 14 और 2 3 कितना हो गया? 17 और 17 और 2 कितना हो गया? 19। अगर आप इसको जब ऐड करोगे ना तो ऐड करने पर आपको ये 19 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर आगे की प्रक्रिया आपकी लागू होती है, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा बड़ा होगा वो F1 होगा, ऊपर F0 होगा, नीचे F2 होगा और इसी के सामने वाला जो होगा वो फ्रिक्वेंसी में F होगा। ये आपका L1 होगा, ये आपका L2 होगा। तो ये इस तरीके से एक फार्मूला है मीडियम का। अब जाके हम फाइंड आउट करते हैं उसके बाद फिर जो है मीडियम जो है फाइंड आउट किया जाता है। तो ये सवाल यही है, ओजाइक वक्र यही है, इसी को बताने का प्रयास किया जा रहा है यहाँ पे, है ना, कि ताकि आपको पता है यानी इसके बारे में, ठीक है। लेस देन, मोर देन, ओजाइक वक्र को लेकर यहाँ पर चीज़ें बताई जाती है। अब देखो पहला विकल्प में कहा कि आवृत्ति बहुभुज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है ये माध्य बहुलक में उपयोग होता है। ये आप नोट करते रहो, इसका प्रयोग माध्य में और बहुलक में यूज़ किया जाता है। इसको मीन और मोड बोला जाता है, बहुलक में यूज़ किया जाता है इसको। और ये आवृत्ति एक वक्र है। आवृत्ति वक्र क्या होता है? फ्रीक्वेंसी कर्व होता है। ये भी मीन और मोड में फाइंड आउट किया जाता है। ये भी एक होता है आयत चित्र, इसको हिस्टोग्राम कहा जाता है। खासकर इसका प्रयोग जो होता है वो मोड में ही होता है, खासकर ज़्यादातर, है ना। इसका प्रयोग यहाँ पे होता है। तो माध्यिका का प्रयोग केवल इसमें होता है, ठीक है। तो अपनी कॉपी पे या पेन पे साथ में लेकर बैठे हो तो ये भी चीज़ आप साथ ही साथ नोट कर लो, क्योंकि ये यूनिट नंबर 5 से सवाल है रिसर्च से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लो। अगला सवाल क्या कर रहा है कि मानक विचलन सदैव गणना किसके लिए की जाती है? अच्छा सवाल है, बन सकता है सवाल। मानक विचलन बनाता है क्वेश्चन, रिसर्च में बनाता है, आपका सोशल वर्क में बनाता है। विकल्प बताओ, बोलो। सर माध्यम मीन फर्स्ट। अच्छा जी, चलो फिर मैं बताता हूँ। माध्यम मीडियन, अच्छा फर्स्ट वाला देखो मैं बताता हूँ। देखो इस सवाल के आधार पे अगर हम लोग बात करते हैं मानक विचलन सदैव गणना किससे की जाती है, तो माध्य से की जाती है, केवल और केवल माध्य से। हाँ जी सर, मुझे फोर्थ बोलना चाहिए था, मैंने वैसे। हाँ, मानक विचलन की गणना जो होती है वो सदैव माध्य के आधार पर ही की जाती है, सदैव, ठीक है। याद रखने वाली बात यह है, माध्यिका और मोड से मानक विचलन की गणना की ही नहीं जाती है। माध्यिका स्टैंडर्ड डिविएशन का आधार ही नहीं है और मोड भी स्टैंडर्ड डिविएशन का आधार ही नहीं है, इसलिए विकल्प में केवल ए होगा। बस यही चीज़ आपको समझना है। अच्छा मैं बताऊँ, इस जगह पे स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करने का क्या तरीका होता है? मानक विचलन सदैव अगर गणना कर रहा है माध्य में तो कैसे करेगा, मैं बताता हूँ आपको। ये देखो स्टैंडर्ड डिविएशन का सिंबल है, आपको सिंबल पता है। उसके बाद आप सिग्मा लगाते हो, फिर ये एक्स लिखते हो, उसके बाद ये एक्स बार लिखते हो। एक्स बार का मतलब जो होता है बेसिकली ये मीडियन है आपका, सॉरी मीडियन नहीं, ये मीन है। मीन का मतलब एवरेज, एवरेज का मतलब माध्य है ये एक्स बार, ठीक है। एक्स बेसिकली क्या होता है, दी गई जो पंक्ति में अंक होते हैं वो एक्स होता है, ठीक है। तो मतलब संख्याओं को दर्शाया गया इसमें। और फिर इन्हीं संख्या, मतलब मैं एक क्वेश्चन बोलता हूँ, जैसे सिंपल सा बात है जी सर, इन्हीं संख्याओं को फिर स्क्वायर करके लिखना होता है। हाँ वो तो है, जैसे मैंने कहा 3 5 4 2 यह है। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, 5 5 10 और 10 और उसके बाद 6 जो हो जाएगा आपका 16 16। 1 2 3 4 5 फल हो गए, 5 कर दो, ठीक है। तो 5 3 जा 15 हो जाएगा, 1 आएगा तो 5 2 जा 3.2 आएगा। अब यहाँ पे देखिए 3.2 जो आया है ये जानते हैं क्या है, ये आपका एक्स बार है, ठीक है। ये फाइंड आउट करने का तरीका। अब यहाँ एक्स बार अपॉन में क्या करेंगे आप, एन करिए। एन कितना था, मैंने नंबर 5 है ना, बस इसको सॉर्ट आउट कर दो, निकल गया आपका ये। ऐसे ही फाइंड आउट होता है, ठीक है।
दुष्चंता जी से सर। बचना है तो बताओ किससे संबंधित। अच्छा, दुष्चंता से बचना किससे संबंधित है? बोलिए बोलिए। प्रतिक्रिया निर्माण। सर एकांत। अच्छा, एकांतता क्या होता है बताओ। सर अकेले में रहना, खुद को आइसोलेट करके, जैसे मतलब अगर लग रहा है कि अरे अकेले में रहना कहाँ से कोई चीज सीख जाए, तो क्या तो उल्टा बता रहे हो आप, मीनिंग समझ नहीं रहे हो। सर एग्जाइटी होगी तो फिर ऐसे ही होएगा। देखो, और भी कोई बालक हैं जो अपनी राय व्यक्त करेंगे? क्वेश्चन नंबर 56। तो प्रतिक्रिया निर्माण। देखो मैं बताता हूँ आपको, दुष्चंता से बचना किससे संबंधित है। आप में से किसी बच्चे ने कहा कि प्रतिक्रिया का निर्माण करना, मतलब रिएक्शंस जो फॉर्मेशिंग पार्ट होता है उसकी बात कर रहे हैं आप। मतलब दुष्चंता से बचने के लिए व्यक्ति कई रक्षा युक्तियों को अपनाने लगता है प्रतिक्रिया के निर्माण में। प्रतिक्रिया के निर्माण में व्यक्ति अपनी को अस्वीकार, इच्छा या भावना के विपरीत व्यवहार करता है ना। अच्छा, इसलिए भावना विपरीत करता है ताकि वो अंदरूनी जो दुष्चंता वो कम हो। चलिए मैडम, आपकी ये बात तो सही लग रही है मुझे अभी भी, क्योंकि अगर सिंपल बात मैंने कहा ना कि अगर आप अपने मन में ही कोई चीज़ अस्वीकार रहे, जैसे कोई आप मान लीजिए किसी डिजीज से ग्रसित हैं, या तो उस समय आप उसको नकार रहे हो, उसके विपरीत कोई व्यवहार कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है वो कम होगा, डिक्रीज होगा, और आपको जो विपरीत व्यवहार आप कर रहे हो वो एक्टिव होगा, वो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। तो उस पैटर्न में दुष्चंता को बचाने के लिए प्रतिक्रिया का निर्माण पॉजिटिव शब्द है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। बात करता हूँ स्वीकारोक्ति के बारे में। स्वीकारोक्ति मतलब भावना को स्वीकार करना। अच्छा, भावना को स्वीकार करना कोई रक्षा तंत्र नहीं है भाई, है कि नहीं। अगर हम चर्चा करें आपसे, ये कोई सिगमंड फ्रायड के द्वारा बताया हुआ पार्ट नहीं, तो सोशल वर्क का एक सिद्धांत है, जो व्यक्ति जैसा है उसे उसी रूप में क्या कर लिया जाए, स्वीकार कर लिया जाए, ये पैटर्न बताता है। परामर्श क्या है? काउंसलिंग। देखो, उपचार और हस्तक्षेप की विधि मानी जाती है परामर्श, बल्कि ये दुष्चंता से बचाने का कोई पार्ट नहीं है, ये काउंसलिंग का पार्ट है। एकांतता की बात करता हूँ। एकांतता सामान्य सामाजिक स्थिति है। यहाँ एकांतता जो शब्द दर्शाने का प्रयास किया गया है वो एक सामान्य स्थिति को बताने का प्रयास किया गया, वो भी किसकी? सामाजिक स्थिति, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये कोई रक्षा तंत्र भी नहीं है, ये कोई रक्षा तंत्र नहीं है ना। आप इसी के, अब मैं एक और बात बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान सुनो। इसका जो मीनिंग आइसोलेशन शब्द है, एकांतता, जिसमें व्यक्ति भावनाओं को अलग कर देता है, किसी घटना अनुभव को भावनात्मक जुड़ाव से बिना सोचता या याद करता है। एक मिनट होल्ड रखना, विकल्प डी वाले में अगर हम बात कर रहे हैं तो भावनाओं को अलग कर देता है। बेसिकली किसी घटना या अनुभव को भावनात्मक जुड़ाव के बिना सोचना या उसको याद रखना, उस प्रक्रिया में ये दर्शाया जाता है इसको, ठीक है। तो ये पैटर्न होगा। फिलहाल तो मैं आपको यही कहूँगा कि रिएक्शंस जो फॉर्मेशन शब्द था प्रतिक्रिया का निर्माण में, वो पार्ट सही माना जाएगा। भावनाओं को अलग कर देने की बात को भी हम लोग दर्शा सकते हैं एकांतता, ठीक है, आइसोलेशन कर सकते हैं। और दुष्चंता से सीधे बचने के लिए बचने के संदर्भ में अगर बात किया जाता है तो वो भी प्रतिक्रिया का निर्माण भी पैटर्न बन सकता है। अगर यहाँ पे कूट होता तो पहला और चौथा सही चला जाता है, ठीक है। कूट अगर होता तो प्राथमिकता मैंने यहाँ पर दिया दुष्चंता से बचाने के लिए प्रतिक्रिया का निर्माण में, ठीक है, ठीक है। भावनाओं को विचार से अलग करना होता है, भावना को विचारों से अलग, वो एकांतता होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अच्छा, उसके बाद ये गद्यांश आ गया क्या? हाँ देखो, गद्यांश में क्या करना भी, पहले आपको, सबसे पहले भी मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ, कई तरीका है इस पे, है ना। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 57 को लेकर, देखो यहाँ पे पहले तो ट्रिक आपको ध्यान रखना है, समय अगर कम है तो जो सबसे बड़ा ऑप्शन है उसको लगा लो, दूसरा, ठीक है। पहले मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, उसके बाद जो जो ऑप्शन बड़े लगेंगे उसी पर हम लोग लगाएंगे, ठीक है ना। इसमें देखो सबसे बड़ा कौन सा आपका जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 का, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 जो सबसे बड़ा आएगा, 59 में सबसे बड़ा कौन सा हो गया? 4। क्वेश्चन नंबर 60 में सबसे बड़ा कौन सा है? फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 61 में कौन सा बड़ा है सबसे ऑप्शन? सबसे बड़ा ऑप्शन, एक मिनट, 61 में सबसे बड़ा कौन सा भी? बी, सेकंड, ठीक है। अब उसके बाद अभी कथन आ गया, ये दूसरा सवाल आ गया आई थिंक।
तो 57 से लेकर 61 तक क्वेश्चन करने थे। तो एक तरीका तो हमने बता दिया भाई कि जो सबसे बड़ा लगे, समय कम है तो ये भी बेहतर ऑप्शन माना जाता है और सही भी है। मैंने आपको देखो बड़ा करके लगाया है, आप जाके देख लो। अगर आपके पास पुराना इसका आंसर की होगा तो आपको वही विकल्प मिलेंगे भी सही, ठीक है, जो मैंने भी सबसे बड़ा करके लगाया यहाँ पे। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका आपको बताता हूँ। अगर गद्यांश सवाल आपको सॉल्व करने हैं तो पहले क्या करिए, सामाजिक कौशल और अंतःवैयक्तिक कौशल के किसी संगठन के प्रभावी कार्यकरण से या उनमें किस प्रकार उपयोगी हो सकता है। ये एक बेसिकली क्या है कि चीज़ों को पहले प्रश्नों को ध्यान से समझने कर पढ़ना है कि सामाजिक जो कौशल है उसके अंतर्गत अंतःवैयक्तिक कौशल में कहा गया कि कोई ऑर्गेनाइजेशन के प्रभावी कार्य कारण के संदर्भ में हम उपयोग कैसे कर सकते हैं या यूज़ में कैसे ला सकते हैं। फिर उसके बाद आप अनुशासन में सुधार लाने की सुगम बनाना, सामाजिक संप्रेषण और अननोन क्रिया द्वारा सूचित अनुकूलन और संप्रेषण को संगठन में मदद करना, लोगों के बीच जो है बेहतर अंडरस्टैंड को विकसित करना और संगठन कार्य को लेकर गति में तेजी लाना। ठीक है, संगठन में कार्य की गति को तेजी लाना, ये 4 बातें हैं। दूसरा एक तरीका ये कि अगर विकल्पों में सबसे बेहतर ऑप्शन और पॉजिटिव चीज़ें लग रही हैं तो उनके आधार पे आप चुन सकते हो। समय कम है आपके पास, गद्यांश के सवाल में सब समय कम होता है, लास्ट में 15, 10, 20 मिनट मिलता है, उसी के दौरान आप करते हो। तो उस दौरान में आपको ये इसी तरीके की चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रख कर करना है। तो कुछ पॉजिटिव शब्द मैंने पहले भी आप लोगों को लिखवा चुका हूँ गद्यांश को सॉल्व कराने के लिए। जैसे इसमें एक शब्द आया अनुकूलन, ये पॉजिटिव हमेशा आता है, ठीक है, हमेशा बेसिकली ये जहाँ भी विकल्प में आता है अनुकूलन वो सही होता है। मदद करने की बात आए, सहायता करने की बात आए तो ये भी एक प्रकार के पॉजिटिव शब्द हैं। लेकिन आपके मन में देखो, अनुशासन में सुधार लाने को सुगम बनाता है, सुगम भी पॉजिटिव शब्द है। लोगों के बीच में बेहतर समझ बूझ विकसित करना, ये भी पॉजिटिव शब्द है। संगठन में कार्य की गति में तेजी लाना, देखो यहाँ पे थोड़ा सा इन तीनों के अगर कीवर्ड के आधार पर अगर हम चलें तो जो 4th वाला विकल्प है वो उतना पॉजिटिव पार्ट नहीं है। तो आप आसानी से चौथे विकल्प को आप हटा सकते हो कि कार्य को गति में तेजी लाना। देखो तेजी लाया कब जाता है, जब तक कोई तरीका लिखना चाहिए था ना कि तेजी आ कैसे रहा है, संगठन में अगर काम तेजी हो रहा तो आ कैसे रहा है। वो अगर पॉइंट लिखा होता 4th वाले विकल्प को तो फिर मैं लेके चलता, क्योंकि कुछ इनकम्प्लीट कह सकते हो, इनकम्प्लीट जो यहाँ पर पॉइंट जो है बेसिकली मेंशन किया गया 4th वाले में। अब देखिए पहले, दूसरे, तीसरे को मैंने रख लिया, लोगों के बीच में बेहतर समझ को लेकर और यहाँ पर अनुकूलन को लेकर, सुगम को लेकर, 3 बातें हैं। अब इन्हीं को लेकर ये पॉइंट आपने पढ़ लिया है और प्रश्न भी आपको ध्यान है। अब हमें क्या करना है, सीधा सीधा गद्यांश में जाना है। ठीक है, इस गद्यांश में अब देखो अंतःवैयक्तिक कौशल का अर्थ बता दिया इसने। ठीक है, आवश्यकता दूसरे के साथ प्रभावी संवाद के लिए होती है अंतःवैयक्तिक कौशल में। ठीक है, अनुनय, ध्यानपूर्वक श्रवण, नेतृत्व और अनुचित वाचिक और गैरवाचिक संप्रेषण शामिल है। ये बात आपको अच्छे से पता है। फिर उसके बाद जैसा कि शब्द संकेत करता है कि अंतःवैयक्तिक कौशल का अधिकांश उपयोग जो होता है वो प्रासंगिक संगठन में किया जाता है, ताकि अच्छा किस लिए, क्योंकि वो संप्रेषण और अननोन क्रिया द्वारा जानकारी को तदानुरूप करना और उसके इजहार करने की क्षमता को मापा जा सके। मतलब समझे आप कि सामाजिक संप्रेषण और अननोन क्रिया के द्वारा जानकारी को देखो यहाँ पे तदानुरूप, मतलब तदानुरूप जो रूप है ये तदानुरूप। ठीक है, ये पॉजिटिव शब्द, अनुकूलन के पॉजिटिव शब्द है ये। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए एक शब्द आपको पता है तो उस शब्द की मीनिंग भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए उसके परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, आपने नाम सुना है सहानुभूत, आपने नाम सुना है तदानुरूप या तदानुभूत, ठीक है, ये भी समझ लीजिए। और आपने नाम सुना है अनुकूल और आपने नाम सुना है प्रतिकूल। ठीक है, ये 2 नाम समझे। प्रतिकूल तो आपको मालूम है कि अपोजिट पैटर्न दर्शाएगा, इसलिए प्रतिकूल तो हमेशा अनुकूल से बेहतर नहीं माना जा सकता, अनुकूल बहुत बेहतर है प्रतिकूल से। सहानुभूत और तदानुरूप की बात अगर हम करता हूँ तो सहानुभूत मतलब देखिए प्रत्यक्ष रूप से आप किसी को मदद कर रहे होते हो, है ना। तदानुभूत में क्या होता है कि चीज़ों को जैसे हम देखो, दोनों हेल्प का ही पैटर्न है, बट मैं मीनिंग समझा रहा हूँ, बात को केवल समझना आप। जो सहानुभूत पैटर्न है, तदानुभूत पैटर्न वाले में बात करें तो अगर देखो सहानुभूत में क्या होता है कि सेवार्थी और कार्यकर्ता के बीच में जो भी चीज़ अंडरस्टैंड वाली बात होती है तो वो बेसिकली एक प्रकार से हेल्प देने वाली बात होती है, मतलब साथ में रह के काम करने की बात आ जाती है। सहानुभूत के रूप ये दर्शा रहा है।
तदानुभूत का मतलब ये होता है कि हम उसको केवल बाहर से दूर से बताने का प्रयास करते हैं कि चीज़ें आप इस तरीके से करो, है ना। हालांकि ये दोनों शब्द ना हेल्प से ली गई हैं, दूसरी चीज़ें हैं, ये दूसरा पैटर्न है। सहानुभूत तदानुभूत क्या होता है, जैसे दूसरे का दुख जो होता है हम अपने दुख जैसा समझना, इस तरीके के शब्द रिप्रेजेंट होते हैं। मैं यहाँ पे एक शब्द जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इस क्रिया में आपका सहानुभूति भी नेगेटिव पैटर्न में आता है। कभी भी सोशल वर्क यूजीसी नेट में सहानुभूत विकल्प कभी भी सही नहीं होगा और प्रतिकूल विकल्प कभी भी सही नहीं होगा, ये बात दोनों ध्यान रखिएगा। अनुकूलन शब्द अगर विकल्प में आता है, तदनुरूप विकल्प में आता है, तो ये हमेशा सत्य होंगे, ये पॉजिटिव शब्द है। फिर भी आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे कहा कि अननोन क्रिया द्वारा जानकारी को तदनुरूप करने तथा इसका इजहार करने की क्षमता को मापा जा सकता है। ये जो बातें बताई गई हैं यहाँ पे, एक सामाजिक संप्रेषण में अननोन क्रिया के द्वारा एक इन्वॉल्वमेंट में बताने का प्रयास किया जा रहा है, एक परिस्थिति बनाई गई है पॉजिटिव, है ना। किसके लिए? कम्युनिकेशन या संप्रेषण के लिए। अननोन क्रिया है, अननोन क्रिया का मतलब होता है कि परस्पर दो चीज़ें होंगी, वो दोनों चीज़ों में क्या होता है, परस्पर होता है, यानी रेसिप्रोकल होता है, दोनों एक दूसरे से रेसिप्रोकल होता है। तो इस परिप्रेक्ष्य से अगर आप देखो यहाँ ना डिक्टो कॉपी नहीं मिलेगा आपको कि आप सोचो ऐसे, हाँ कुछ सवाल मिलेंगे आपको डिक्टो कॉपी, कुछ मिल जाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, कुछ सवाल मिलेंगे। और ऐसे नहीं कि कुछ हर चीज़ों से आपको पढ़ना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा, थोड़ी बहुत चीज़ें। तो आप इस आधार पे जो आपने ये पहला पैराग्राफ पढ़ा है, इस आधार पे भी जाओगे अगर ना आप सवाल की तरफ, ठीक है। तो इस सवाल में आपको ये जो पहला वाला विकल्प था, यानी ये दूसरा वाला जो विकल्प है, सामाजिक संप्रेषण अननोन क्रिया द्वारा सूचना का अनुकूलन और संप्रेषण संगठन में मदद करता है, इतनी बात तो नहीं लिखा है वो। इसकी जगह जानते हो क्या लिखा है? ये ऊपर ये लिखा था, इजहार वगैरह लिखा था, यहाँ पे देखो इसकी जगह ये लिखा हुआ है, जानकारी को तदनुरूप करने और इसका इजहार करने की क्षमता को मापा जाता है। अब इसी का आप समझ लीजिए कि उसका सिनोनिम अर्थ है। अब इस आधार पे इस विकल्प को भी आप क्या कर सकते हो, सही कर सकते हो। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड यहाँ पे, या तो इस तरीके से कर लीजिए, या तो इनमें लगे कि आपको विकल्प में सबसे बेहतर चीज़ें कौन सी, इस तरीके से करिए। अब ऐसा मत करिएगा आप लोग कि पहले गद्यांश पढ़ें, फिर प्रश्न पढ़ें, फिर बैठ जाएं ढूंढने। कुछ नहीं करना, आपको प्रश्न पढ़ो और यहाँ पर उसके ऑप्शन को पढ़ने के बाद उसको ढूंढने का प्रयास करो। समय बहुत कम होता है और यही तरीका होता है करने का। हम लोग तो भाई एग्ज़ाम में, जितने भी एग्ज़ाम आज भी मैं देता हूँ, है ना, तो उस दौरान भी इस तरीके का ट्रिक या फॉर्मूला जो है यूज़ करता हूँ। आप लोग भी अगर कोई मान लीजिए गद्यांश वगैरह आता है हमारे यहाँ ऑनलाइन से, तो हम यही करते हैं, हम बैठ नहीं जाते हैं पढ़ने के लिए पूरे गद्यांश को सॉल्व करने के लिए। पहले गद्यांश को इस तरीके से करके आप लोगों के सामने भी प्रस्तुत करते हैं, वही चीज़ें। तो ये चीज़ें ध्यान देने वाली बात है। उत्तम अंतर्वैयक्तिक कौशल का क्या लाभ हो सकता है? अब देखो, मैंने कहा कि संगठन में सौहार्दपूर्ण माहौल बनाना, पॉजिटिव बात है ये भी। बेहतर कर्मचारी को बेहतर ढंग से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना, प्रोत्साहन करना, ये भी पॉजिटिव बातें हैं। देखो, स्थिति में सुधार लाना, वाद विवाद, ये तो बहुत आसान आ गया है, ठीक है। ये गद्यांश बेसिकली आपको आसान मिल ही गया, समझो जुलाई 2018 का, है ना। इसमें लगा कोई जो, अब ये भी पढ़ोगे तो आपको ईजिली मिल जाएगा। दूसरा भी, अंतर्वैयक्तिक कैसे विकसित होता है, ये भी देखो नेक्स्ट में। अब देखो, परिवार सदस्यों के साथ बातचीत करके, विद्यालय जाने के बाद बातचीत करके, समकक्षों के साथ सामाजिकरण करके। भाई अंतर्वैयक्तिक विकसित तो ऐसे ही होता है ना, जब पीयर ग्रुप के साथ बातचीत करना, खेल खेलना, आपस में बातचीत करना, पॉजिटिव व्यवहार करना, तो इससे अंतर्वैयक्तिक चीज़ें विकसित होती हैं, है कि नहीं। श्रवण जो कौशल होता है, किस प्रकार अंतर्वैयक्तिक कौशल का निर्माण करेगी, ठीक है। तभी वह सूचना संसाधन, ठीक है, उसका निश्चित जो है निश्चितात्मकता, उत्तर दे, इस तरीके का पार्ट आ जाता है। पॉजिटिव पैटर्न है सारे के सारे। गद्यांश आपको ऐसे ही करना होगा, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। बात समझ में आई कि नहीं गद्यांश में? अभी भी कोई विचार अगर आपको लगता है तो बताइए। बताइए। क्लियर है सर? क्लियर है सर, पर इतना इजी बात का तो नहीं है। इतना इजी नहीं आता है, आते हैं। देखो, ये सवाल तो मैं आपको बता भी चुका हूँ। समाज कार्य का विभाजन प्रायः 3 मुख्य व्यवहार श्रेणी में आता है। आप जानते हो, बृहद और मध्य सूक्ष्म में किया जाता है ना, जिनमें क्रमशः बृहत्तर समुदाय, पड़ोसियों तथा व्यक्तियों का समस्याओं को सुलझाया जाता है कि नहीं।
सुलझाया जाता है। और अब देखो, अच्छा क्या क्या लगता है आपको, ये बात सही नहीं लग रही है आपको? क्या लगता है बताओ? सही है सर। सर सही है। सही है सर, राइट सर। सही लगता है ना? बिल्कुल। अच्छा, किसी बच्चे ने ग्रुप में मैसेज डाला भाई, प्रेगनेंसी गर्भावस्था, तो मैंने गलत थोड़ी ना बताया मैडम, है ना? वही चीज़ तो मैंने भी डाला है, ये ना होगा। ये जो गर्भावस्था, ये इट्स मेघा कौन है भाई? इट्स मेधा विराज क्लास में है ही नहीं, गायब हो गया बच्चा। यही चीज़ तो मैंने भी बताया, मैंने कहा कि अगर आप डार्क कर दोगे तो वो इंडिकेट व्यक्ति हो जाएगा प्रेगनेंसी, है ना? ठीक है, चलो चलो देखो। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा था कि बताओ, क्या पहले वाले पॉइंट को क्या कहना चाहोगे? उचित बताओ। सही है सर पहला पॉइंट। चलो, अगर आप कह रहे हो कि पहला सही है तो मैं भी कह रहा हूँ कि सही है। समाज कार्य का विभाजन ना, अगर हम प्राथमिक प्रणाली के अंतर्गत देखते हैं ना, तो एक देखो आपका केस वर्क होता है, ग्रुप वर्क होता है, कम्युनिटी वर्क होता है कि नहीं? ये चीज़ें होती हैं। और ये बात सत्य भी है, बृहद के रूप में समुदाय आ जाएगा, मध्य के रूप में पड़ोसी आ जाएंगे, और सूक्ष्म के रूप में केस वर्क आ जाएगा, व्यक्ति की समस्या आ जाएगी। अच्छा, आप बताओ, समाज कार्य की ये 3 स्तर एकांतित रूप से कार्य करना प्रतीत कर होता है, एकांतित रूप से कार्य करना प्रतीत होता है। बताओ ये वाला विकल्प, क्या ये क्या कहना चाहोगे? क्या ये वाला पॉइंट आपका सही है या गलत? सर एकांतिक रूप से नहीं होता होगा। नहीं होता होगा, तब फिर किस रूप में होता होगा मैम? कुछ विचार प्रकट करें। समाज कार्य के 3 स्तरों का सामाजिक है सर, तो एकांतिक एकांतिक कैसे होगा? एकांतित रूप कैसे होगा? ओके, चलो देखो, अगर मैंने कहा कि समाज कार्य के 3 स्तर हैं, व्यक्तिगत समाज कार्य, समूह समाज कार्य, सामुदायिक कार्य, तो एकांतित कैसे होगा? देखो, ये तीनों जो स्तर हैं वो एकांतित अगर हम बात करते हैं तो कहता है कि परस्पर चीजों से जुड़कर एक दूसरे के पूरक के पैटर्न में आ रही हो, है ना? एक दूसरे से बेसिकली क्या होते हैं? पूरक। मतलब मेरा कहना ये बेसिकली है कि एकांतित की जगह जानते हो क्या होना चाहिए था? समन्वित होना चाहिए था। समन्वित, इंटीग्रेटेड रूप से समाज कार्य समस्या के समाधान में सहायक होता है, ये पैटर्न बनता है, एकांतित रूप से नहीं बनता है। जैसे इसका मतलब ये था कि आप ग्रुप वर्क मान लीजिए कर रहे हो, ठीक है, और ग्रुप वर्क में एक बच्चा को फायदा नहीं हुआ, यानी वो चीज़ें सीखा नहीं, उसको बेनिफिट नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये था कि आप इसको छोड़ दो, बाकी जो आगे चल रहे हैं उनको लेके चलो, ठीक है? इसका अर्थ है एकांतित रूप से कार्य करना प्रतीत करता है भाई। यहाँ कार्य समन्वित रूप से चलता है। अगर केस कम्युनिटी वर्क में ऐसी प्रॉब्लम आ गई या ग्रुप वर्क में ऐसा प्रॉब्लम आ गया, तो हमें उस बालक को भी साथ लेके चलना है। किस रूप में? समन्वित रूप में। तो आर आपका गलत लिखा हुआ है, ठीक है, और ऑप्शन में ए सही है, आर गलत है। हाँ ठीक है। अच्छा, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं हम लोग, है ना? आज हमने काफ़ी लंबी भी क्लास चलाई है, आपकी 2 वीडियोस हैं, इसमें एक तो मान लीजिए हमने उसको पढ़ाया है, बाकी कल भी क्लास रहेगी। और मैं तो यही कहूँगा कि ये गेम नहीं खेलना है।